वक्ताओं ने कराया, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं था, क्योंकि वो मेरे साथ भी बहुत समय उन्होंने उन पर लिटरेचर पे उनसे बात होती रहती थी मेरी। और विचारधारा जो है, दो प्रकार की विचारधाराएं होती हैं जिन पर कोई भी राजनीतिक दल काम करता है, राजनीतिक पार्टी काम करती है। इंग्लैंड में श्वेत क्रांति के बाद लोकतंत्र की स्थापना होने पर सिर्फ एक पार्टी जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो अस्तित्व में थी, और वो अमीरों का ग्रुप था, दूसरी कोई पार्टी नहीं थी। इसलिए वो गरीबों, मजलूमों, किसानों और जो कमज़ोर वर्ग का आदमी था उसके हकों का जो है हक को मारते रहते थे, जिसकी वजह से किसान, मजदूर और मजलूम जो है अपने हकों से विहीन हो गए थे। और आज ये जो स्थिति है वो पूरी दुनिया के हर मुल्क में है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो यूएनओ नाम का संगठन है, यूनाइटेड नेशन, उसमें अमीरों के प्रतिनिधि, विशेष रूप से जो अमीर है वो उनके प्रतिनिधि, हमारे देश का जो भी राष्ट्राध्यक्ष होगा, सारे मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ बैठते हैं और इस पर एक इकोनॉमिक जो समीकरण है वो उस पर बात करते हैं कि किस प्रकार से जो 99% जो जनरल मास है उसको किस प्रकार से जो है उसकी जो मेहनत है उस पर डाका डाला जाए। उस पर एक गोष्ठी वहाँ होती है इस प्रकार से। और उसी प्रकार से हमारे जो क्यूरिकुलम में, हमारे जो पाठ्यक्रम है उसमें भी हमको ये बताया जाता है, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा कि अगर हिंदुस्तान अगर गरीब है तो उसमें कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन में जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा किसान का है, क्योंकि कृषि क्षेत्र को घटाया जब तक नहीं जाएगा तब तक आप इस देश को तरक्की की राह पर नहीं ले जा सकते। ये दुनिया के समस्त राष्ट्राध्यक्ष अपने यहाँ क्यूरिकुलम में इसको जोड़ चुके हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जब पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी, बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति, जो कि प्योर व्यापारिक देश है जहाँ 3% आदमी खेती करता है, और उस मॉडल को आज पूरी दुनिया अपना रही है कि जब तक हम खेती को कम नहीं करेंगे, कृषि क्षेत्र को कम नहीं करेंगे, तब तक हम आर्थिक रूप से सबल नहीं हो सकते। तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि उस इन्फ्लेशन के दौर में अमेरिका क्यों घुटने पड़कर हिंदुस्तान के पास, जो हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, अर्थशास्त्री हैं, अब तो नहीं रहे, दुनिया में थे, तो उनके पास आया और उनसे उन्होंने इस विषय पर परिचर्चा की। और मनमोहन सिंह जी से उन्होंने कहा कि इस इन्फ्लेशन के दौर में जब अमेरिका समेत सारा यूरोपियन कंट्री घुटनों के बल खड़े हुए हैं, तो उस परिस्थिति में भारत जैसा देश जो है उनके हाथ को थामे। तो क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से भारत सरीखा मुल्क घुटनों पे नहीं आया? कुछ ऐसी चीजें रही होंगी, कुछ ऐसी आर्थिक नीतियां रही होंगी जिसकी वजह से भारत सरीखे मुल्क से उनको कुछ मांगने की जरूरत पड़ी। तो जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने उस समीकरण को उनको बताया कि हमारे यहाँ 67% जो रेशियो है वो किसान का है, और उसमें 20% जो है, 13% जो है मझोला व्यापारी का है, और ऊपर का जो क्रीम है उसके पास वो हमारे यहाँ है जो उद्योगपति श्रेणी में आता है, कॉरपोरेट श्रेणी में आता है। तो इन्फ्लेशन के दौर में सबसे ज़्यादा जो बड़ी मार थी वो व्यापारी पे पड़ी, चाहे वो बड़ा उद्योगपति हो या एमएसएमई हो, मझोला व्यापारी हो। तो अमेरिका में उस मंदी के दौर से जब वो गुजरा तो वहाँ जो 97% जो विचारधारा है, जो 97% जो इकोनॉमिक जो इनकम आती है उनकी, वो उस वर्ग से आती है जो व्यापारी था। तो उस व्यापारी को जो है उन्होंने उस व्यापारी पे उसकी चपत पड़ी, और 3% आदमी अमेरिका या सरीखे जो यूरोपियन मुल्क थे उनको चलाने में नाकाम हो गया। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार की जो समस्या थी वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि 67% जो रेशियो था वो किसान का था, खेती का था, और एग्रीकल्चर सेक्टर अगर ज़्यादा मुनाफे की बात नहीं करता तो ज़्यादा घाटे की भी बात नहीं करता। इन्फ्लेशन इसमें ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो हमारे जो बड़े भाई मोहन सिंह जी थे, उन्होंने उस विचारधारा को आत्मसात किया जिसको इंग्लैंड में लेबर पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने जो है लेकर चले। उस समय जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो अमीरों का प्रतिनिधित्व किया करती थी, और जो लेबर पार्टी ऑफ, फिर उसके बाद जो बुद्धिजीवी और अधिवक्ता वर्ग, विशेष रूप से जो पढ़ा लिखा वर्ग था, शिक्षक थे, उसमें व्यापारी थे, तो उन्होंने
मिलकर एक अभियान चलाया और गांव टू गांव और जो जागृत वर्ग थे उनके पास जाकर उन्होंने उस अभियान की शुरुआत की और समझाया लोगों को कि किस प्रकार ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो जो किसान और मजदूर और मजलूम जो भी है उसके हकों को मारती है और उसके रिजल्ट बहुत घातक होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस विचारधारा पर आधारित एक नई पार्टी का गठन इंग्लैंड में करें और उन्होंने लेबर पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से वहाँ एक पार्टी का गठन किया और उस गठन के बाद उस जागरूकता अभियान की जो तीव्रता वो इतनी हो गई कि वहाँ इंग्लैंड के अंदर लेबर पार्टी की सरकार आई और लेबर पार्टी की सरकार आने के बाद उन्होंने जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो डोमिनियन स्टेट थे पूरी दुनिया के अंदर, जैसे हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो हिंदुस्तान भी एक डोमिनियन स्टेट था और पूरी दुनिया के अंदर उनका जो व्यापार फैला हुआ था इस डोमिनियन स्टेट के अंडर में, उसको खत्म कर पहला बिल ला के उस समय उन्होंने उसको खत्म किया। और उसके बाद इंग्लैंड के साथ साथ उन 123 मुल्कों को भी आज़ादी जो है वो इस पार्लियामेंट में जो है उन्होंने बिल पास करके उसको आज़ाद कराया विशेष रूप से। लेकिन प्रयास हमारे लोगों ने किए, ये ठीक बात है, लेकिन अगर आपको आज़ादी मिली है तो वो एक उसके पार्लियामेंट में जो बिल पास किया उसके थ्रू मिली है। और आप आज मोहन सिंह की मुहिम आज के समय में बहुत प्रासंगिक है जब इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को हम नकार नहीं सकते और ज़्यादा समय तक अगर हम नकारेंगे इस कैंसर जैसी बीमारी को, इस समस्या को, तो ये बहुत विकराल रूप ले लेगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। और शिक्षा, विशेष रूप से शिक्षा, वो जैसे हमारे भाई साहब हरदीप सिंह जी ने कहा, जब तक शिक्षा सैद्धांतिक रूप से प्रैक्टिकल में नहीं उतारी जाती तब तक उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं होता। मेरी इस विषय पर भाई मोहन सिंह जी से बात होती रहती थी, उनसे जो लिटरेचर था वो भी मैं लिटरेचर भी पढ़ता रहता था, क्योंकि मैं भी उस समय एज ए PhD के लिए एनरोल्ड था, तो उस समय मैं कर रहा था, तो रिसर्च कर रहा था उस पीरियड में। तो मैंने उस पीरियड में उसको भी स्टडी किया कि किस प्रकार से जो है इम्बैलेंस जो है, इकोनॉमी का इम्बैलेंस जो है, इस प्रकार से जो अमीर है उनके हाथों में जो है वो खिलाते हैं आम आदमी को। तो हम सब हो रहे हैं और विशेष रूप से इस अभियान को सिर्फ इन बुद्धिजीवी वर्ग तक ना रखकर इनको गांव टू गांव, शहर टू शहर, चौपाल टू चौपाल इस विचारधारा को फैलाया जाना चाहिए। ये विचारधारा को लाने का काम इस तहसील बहेड़ी के अंदर, विशेष रूप से इस जिला बरेली के अंदर श्री मोहन सिंह जी ने किया, जो अब दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे दिलों में आज भगत सिंह की तरह उनका सम्मान है और हमारे दिलों में वो आज बसे हुए हैं। मैं उनका विशेष रूप से, वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा का रिस्पेक्ट करते हुए आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ भी बैठें इस पर चर्चा को करें कि किस प्रकार से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल होगा, हमारे बच्चों का भविष्य होगा। अगर हम बहुत दिन तक इसको डिले करते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप अपने बच्चों को मजदूर बनाने से बचा पाएंगे, क्योंकि ये छोटे, अभी हमारे जो प्रधानमंत्री थे जब सरकार बनी तो अमेरिका गए थे, अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, वहाँ उद्योगपति जो ग्रुप था उनके साथ उनकी मीटिंगें हुई जब मेक इन इंडिया का प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो मेक इन इंडिया के प्रोग्राम में जो उद्योगपतियों का ग्रुप आया हुआ था पूरे दुनिया का, तो उससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि आइए हम दुनिया के जो उद्योगपति हैं उनका आह्वान करते हैं कि आइए आप हिंदुस्तान की तरफ आइए और इस देश को बनाने में जिसको हमने एक नाम दिया है, जिस प्रोग्राम को मेक इन इंडिया, इस प्रोग्राम में आप सही शिरकत करिए, सहयोग करिए और हम आपका सहयोग करेंगे। तो उद्योगपति जो होता है वो हर बात को जो है तराजू पे तौल कर चलता है, नफा और नुकसान, लाभ और हानि जो है उसके दिमाग में शुरू से रहती है। तो उसने इसको दिमाग में रखते हुए लाभ और हानि को उन्होंने 5 सूत्रीय जो मांग पत्र था वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी इन 5 मांगों पर विचार करते हैं तो उसके बाद हमारा जो रुख होगा वो एशिया और यूरोप के दूसरे मुल्कों को छोड़कर हम हिंदुस्तान की तरफ रुख कर सकते हैं, लेकिन इन पर विचार करिएगा। उनका पहला मांग पत्र में उनकी पहली मांग थी कि हमको वो भूमि चाहिए जो हमें पसंद है, जो धरती हम कहेंगे कि यहाँ अगर मिल बनेगा हमारा तो यहाँ बनेगी। यहाँ सन 1973 का जो रेगुलेशन एक्ट है उसमें साफ दिखाया गया कि कोई भी किसान या कोई भी जो काश्तकार है जिसको वो काश्त करता है उस पर अगर उसकी 70% संतुति अपरिहार्य कारणों में अगर अधिग्रहण करना हो जमीन का तो जरूरी है, लेकिन यदि वो नेशनल और दूसरे जो उद्देश्य हैं उनको उनके सिवा अगर उसका अधिग्रहण करना हो तो वो बिना 70% संतुति के किसान के उसका अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसको हटा के
आपने जो है सीधा सीधा जो भूमि अधिग्रहण बिल को आपने पास किया, हालांकि राज्यसभा में उस समय पास नहीं हो सका था लैंड एग्जीक्यूशन बिल, तो उस समय उनका साफ उसमें आर्टिकल था कि जो किसान है, जो काश्तकार है, या जो उस ओनर है उस जमीन का जिसको वो अधिग्रहण करना चाहते हैं, उसको अधिग्रहण करने के लिए उस काश्तकार की जरूरत नहीं है, उस भूमि का जो ओनर है उससे पूछने की आवश्यकता नहीं है, सीधे उसको अधिग्रहण किया जाएगा और खाते में उसके जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा पैसे को। तो कितनी आप सोचने की जरूरत है आपको कि किस प्रकार से इसको सोची समझी साजिश के तहत उसको वहां से डिजाइन किया गया। और दूसरा जो पॉइंट था वो था, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो भूमि जो बिजली की यूनिटें हैं, बिजली का जो कीमतें हैं, जो बिल आते हैं आपके, वो हम 20 साल हमको फ्री में एनर्जी चाहिए ताकि हम अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें। तो उन्होंने उसको भी एग्री हो गए। इन्होंने कहा यस वी आर एग्री, भाई हम इसमें जो है सहमति प्रकट करते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है, आपको 20 साल के लिए, जब तक आप स्टेब्लिश नहीं होते तब तक आपको हम ये 20 साल एनर्जी देंगे। और तीसरी बात उनकी आती थी, उन्होंने कहा आपको सिक्योरेशन की जरूरत है, सिक्योरिटी की जरूरत है, सिक्योर एटमॉस्फेयर चाहिए हमें। तो उन्होंने कहा हम गांधी जी को पढ़ाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो अहिंसा के पूरी दुनिया में जिनको अहिंसा का सबसे बड़ा जो है मानक के रूप में पेश किया जाता है। गांधी जी कहते थे कि अगर कोई आपको एक स्लैप मारता है, अगर बाएं पे मारता है तो आप दाहिने गाल को उसके आगे कर दीजिए। तो हम उनको पढ़ाते हैं। तो किसी प्रकार के विद्रोह किया जो एग्रेसिव नेचर के लोग हैं वो हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारा लिटरेचर इस प्रकार का नहीं है। और चौथी बात जो थी उन्होंने कहा, पांचवी बात जो थी उन्होंने कहा कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो था टैक्स का। उन्होंने कहा टैक्स जो है हमारे यहाँ 28% जो जीएसटी है वो लागू होती है, उसमें स्टेट और सेंट्रल जीएसटी जो है उसका प्रावधान है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम हिंदुस्तान में आएंगे तो हम सिर्फ 5% जो है जीएसटी देंगे, टैक्स देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, वी आर एग्री, हम एग्री हैं इन पॉइंटों पर। तो आप सोचिए और विचार करिए, उनका इरादा था कि इस किसान को की जमीन का अधिग्रहण करके इस मझोले व्यापारी को, एमएसएमई को खत्म करके अधिक से अधिक संख्या में जो मजदूर है वो उसको पैदा किया जाए, क्योंकि किसान जब खेती उसको छीन लिया जाएगा तो वो फिर मजदूरी की फार्म में वो जो है शहरों में इकट्ठे होंगे। और कोई भी उद्योग ये चाहता है कि उसको सस्ते से सस्ता जो है मजदूर मिले, सस्ते से सस्ता श्रम जो है वहाँ जो श्रमिक है वो वहाँ मिले। तो हिंदुस्तान सरीखे जो 375 मुल्क हैं, इनमें से 345 मुल्कों में ये मुहिम जो है स्टार्ट की गई। और हम कोई इसके अकेले उदाहरण नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर इस प्रकार की जो है दिक्कतें हैं। और हम अगर इस पर विचार नहीं करते हैं और आंख मूंदे बैठे रहते हैं तो बहुत दिन दूर नहीं कि हम जाकर जो है जैसे आज मजदूर रुद्रपुर के अंदर बैठते हैं, बरेली के अंदर बैठते हैं, आज हम इकट्ठे होकर अपने बच्चों को जो है हम इस प्रकार की फार्म में इकट्ठा करेंगे। और दूसरी बात, हमारे समाज में बीच में हमारे जो धर्म गुरु हैं, विशेष रूप से उनको पैसा देकर सामाजिक दीवारों को उठाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि कोई भी समाज को जब तोड़ा जाता है तो उसमें सबसे पहले धर्म गुरुओं की भूमिका को आप नगण्य नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के अंदर मार्क्स को भी मैंने पढ़ा, हेगल को पढ़ा, रूसो को पढ़ा, ऐसे 39 फिलोसफर्स को मैंने वर्ल्ड लेवल के स्टडी किया। और उसमें इस सामाजिक ढांचे को अगर आप ध्वस्त करना चाहते हैं तो आपको चाहिए, जो पावर में लोग हैं उनको वेल स्टडी है, वो जानते हैं कि इस सामाजिक ढांचे को खत्म करने के लिए हमको इस जो ताना बाना है इसको खत्म करना पड़ेगा। उसमें धर्म जो है वो, मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम है, कि धर्म का नशा जो है वो अफीम से भी ज्यादा बड़ा है, कि धर्म का नशा जैसे चढ़ जाता है, वो जैसे अफीम का जो खाने वाला होता है वो मानता नहीं, वहां जाके रहता है। इसी प्रकार जो धर्म का जो लोग हैं, धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो भी इसी प्रकार से इस चीज को जो है नकार नहीं सकते हैं। हालांकि धर्म का जो असली मतलब है वो धर्म धरा धातु से संस्कृत की बना है, जिसका मतलब होता है धारण करने योग्य। और धारण करने योग्य कभी भी किसी के लिए कोई अलग नहीं होता। और सत्य जो है, अगर हिंदू के लिए पूर्व से सूरज निकलेगा और मुसलमान के लिए पश्चिम से निकले तो धर्म अलग हो सकता है। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वो फैक्ट का नाम है धर्म। संप्रदाय और पूजा पद्धतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन धर्म अलग नहीं हो सकता। तो हमको इन चीजों पर विचार करना पड़ेगा। अपने शादी ब्याहों में ब्राह्मणों को और जो भी धार्मिक उलमा हैं
उनकी उपस्थिति को जो है नकारना पड़ेगा। अगर हम नहीं नकारते हैं तो उनकी प्रमुखता समाज में बनी रहेगी और हम लगातार टूटते रहेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। और इस पर विशेष रूप से विचार किया जाए और मोहन सिंह के विचार को, जिन्होंने एक आंदोलन यहाँ चलाया था 40 करोड़ जो है 44 करोड़ जो है इसको किसान जो है मिल पे था, उसको लेकर, तो आज ये समस्याएं और बढ़ेंगी। आज 144 करोड़ है, आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि आपके गन्ने को लिया जाए और उसके बाद पेमेंट की भी कोई बात ना की जाए, और उस प्रकार की बातें हमारे समाज में आज आ रही हैं। तो मोहन सिंह की बात आज प्रासंगिक हो रही है। ये दुनिया का परिदृश्य मोहन सिंह की नज़र में उस समय हुआ करता था, मेरे से बात होती रहती थी। हालांकि जब आप चौपालों पे या जो अनभिज्ञ लोग हैं उनके सामने जब ये बात करोगे तो वहाँ लोग आपकी मजाक भी उड़ाएंगे, हंसेंगे भी, आप पे जो है उपहास आपका करेंगे, लेकिन आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर उपहास से आप डर गए तो शायद आप अपने बच्चों की मुस्तकबिल को बचा नहीं पाएंगे, निश्चित रूप से। और जिनकी शिक्षा कम होती है, जिनके शिक्षा का स्तर कम होता है, जिनके बौद्धिक स्तर कम होता है, जिनका एनालिसिस जीरो होता है, इस प्रकार के लीडर को हम समाज से नकारें। आज समाज में जरूरत है पढ़े लिखे लोगों की, इस प्रकार के पढ़े लिखे लोगों की जिनके अंदर संस्कार भी है और जो फॉर्मेशन करना जानते हैं इस प्रकार की पॉलिसी का, जो देश को और प्रदेश को सही दिशा दे सके। हम आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या छोटी मोटी घटनाओं के नाम पर बहेड़ी की, या छोटी मोटी मिलों के या छोटी मोटी जगहों के जो है छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, उनमें जो हीरो हो जाता है उसको हम ये मान लेते हैं कि लीडर हमारे लिए पॉलिसी फॉर्मेशन कर देगा। लेकिन ये दूसरा विषय है। जिस व्यक्ति का ज्ञान कुछ ना हो, जिस व्यक्ति की शिक्षा कुछ ना हो, जिस व्यक्ति के संस्कार कुछ ना हो, वो व्यक्ति आपके लिए या समाज के लिए चिंतन नहीं कर सकता है। इसके लिए एक अच्छे संस्कार का होना जरूरी है। उसके सबसे बड़े उदाहरण आज दुनिया में नहीं रहे हमारे बड़े भाई माननीय मोहन सिंह हैं, और उनको विशेष रूप से मैं बार बार श्रद्धांजलि करता हूं और अपने दिलों में आपको विशेष रूप से ये संदेश देना चाहता हूं कि इस संदेश को, इस व्यक्ति को जो आज के भगत सिंह थे, उनको अपने दिलों में बसा के इस संदेश को यहाँ तक न ठहराया जाए, और तभी मोहन सिंह का जीवन जो है प्रासंगिक होगा। अदरवाइज यहाँ आके एक दिन सिर्फ पुण्यतिथि पर आके हम फूल चढ़ा दें तो ये कोई सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। सच्ची श्रद्धांजलि उनके विचारों को फैलाना होगी, और जब हम उनके विचारों को फैला के उनके सपनों का देश, प्रदेश, जिला और तहसील बना सकेंगे तो मैं समझता हूं कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम दे सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और जोर से एक नारा लगाएंगे, शहीद मोहन सिंह अमर रहे, शहीद मोहन सिंह अमर रहे, शहीद मोहन सिंह अमर रहे। ठीक, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। हेलो।